हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव शर्मा। और पिछली क्लास में मैंने आपके सामने रासायनिक संयोजन के नियमों की बात की थी। उनमें से दो नियम हम पढ़ चुके थे। पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। पहला नियम और दूसरा नियम आप पढ़ चुके हैं। दूसरा नियम 1799 में दिया गया था जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। पहला नियम लवासिए नामक वैज्ञानिक ने दिया था, आपको याद होगा। और आज मैं जिस नियम की बात करने जा रहा हूँ वो नियम गुणित अनुपात का नियम। कौन सा नियम है? गुणित अनुपात का नियम। ये भी रासायनिक संयोजन का एक नियम है। और इस नियम के अनुसार पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो नियम है सन 1803 में बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया? बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया। और ये नियम क्या है, आप ध्यान से सुनना कि जब दो तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, जब दो तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के विभिन्न द्रव्यमानों के साथ संयोग करते हैं, जिनमें कि परस्पर सरल अनुपात होता है, जिनमें परस्पर सरल अनुपात होता है। यह नियम गुणित अनुपात का नियम है, जिसको मैं अब आगे उदाहरण के द्वारा समझाने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने दो यौगिक लिए, दो तत्व लिए। एक कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है। कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है CO, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। ठीक है बच्चों, तो दोनों में इसमें भी कार्बन का द्रव्यमान 12 है और इसमें भी कार्बन का द्रव्यमान 12 है। तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान, तो एक तत्व कौन सा है? कार्बन, उसके निश्चित द्रव्यमान 12 ग्राम और 12 ग्राम। दूसरा तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन के विभिन्न द्रव्यमानों के साथ। तो इसमें तो ऑक्सीजन के 16 ग्राम है और इसमें ऑक्सीजन के 32 ग्राम है। तो दूसरे तत्व के विभिन्न द्रव्यमानों के साथ संयोग करता है, जिसमें कि परस्पर सरल अनुपात होता है। तो 16 और 32 जो विभिन्न द्रव्यमान है दूसरे तत्व के, उनमें क्या होना चाहिए? सरल अनुपात 16 और 32। इसका सरल अनुपात कितना आएगा? 1:2 आया समझ में। अब मैंने दूसरा एग्जांपल लिया। यौगिक में दो तत्व हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एक बनाता है N2O, जिसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे आप लाफिंग गैस भी कहते हैं, हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब इन सभी में देखिए, यहाँ N2 है 28 ग्राम, यहाँ पे N है तो 14 ग्राम लिखना चाहिए, लेकिन मैंने इसको डबल कर दिया, तो मैं ऑक्सीजन का भी डबल कर दूंगा। तो इस N का भी मैंने कितना लिख दिया? 28, N2 28, N2 28, N2 28। यहाँ ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन है 16 ग्राम, यहाँ भी एक है 16 लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने डबल लिखा। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर भी डबल किया है तो नीचे भी डबल करूंगा। 32 ग्राम। NO3 है 48 ग्राम, O4 है 64 ग्राम, O5 है 80 ग्राम। अब मैं अगर दूसरे तत्व के विभिन्न द्रव्यमानों को ले लूं, तो पहले तत्व का निश्चित द्रव्यमान 28 ग्राम, दूसरे तत्व के विभिन्न द्रव्यमानों के साथ संयोग कर रहे हैं, जिनमें सरल अनुपात होना चाहिए 16:32:48:64:80। तो इनमें जब अनुपात निकालेंगे तो 1:2:3:4:5 ये सरल अनुपात आ गया। आगे ना बच्चों, तो ये जो सरल अनुपात आया है, ये दोनों उदाहरण, दोनों एग्जांपल किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? गुणित अनुपात के नियम को, जिसको 1803 में बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये मेरा आज का भी पहला नियम है। अब मैं इसके बाद व्युत्क्रम अनुपात का नियम
या तुल्य अनुपात के नियम की बात करूंगा बच्चों। तो बच्चों जो मेरा फोर्थ नियम है रासायनिक संयोजन का, वो है व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम 1792 में रिच्टर नामक वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया? रिच्टर नामक वैज्ञानिक ने सन 1792 में दिया। अब ये नियम क्या है, ध्यान से सुनिए। जब दो विभिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं, किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं, तो इन बनने वाले दोनों यौगिकों में उन दोनों तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात या तो समान होता है या उनका कोई पूर्ण गुणज होता है, जिसमें कि वे परस्पर संयोजन करते हैं। दोबारा सुन लें, तुल्य अनुपात का नियम या व्युत्क्रम अनुपात का नियम 1792 में रिच्टर नामक वैज्ञानिक ने दिया। और ये नियम क्या है कि जब दो विभिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं, तो बनने वाले दोनों यौगिकों में उन दोनों तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात या तो समान होता है या उनका कोई पूर्ण गुणज होता है, जिसमें कि वे परस्पर संयोजन करते हैं। ये नियम व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम है, जो अभी मेरे बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा जब तक मैं इसके एग्जाम्पल आपको ना समझाता हूँ। तो देखिए, हमने कहा दो विभिन्न तत्व, एक कार्बन ले लिया, एक ऑक्सीजन ले लिया। हाइड्रोजन तीसरा तत्व है, तो हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं। मान लो हाइड्रोजन यहाँ बना CH4, यहाँ बना H2, तो CH4 में हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान है? 4 ग्राम। तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 4। तो मैंने लिख दिया 2H2। हाइड्रोजन के 4 ग्राम हो गया। अब आगे मैंने कहा है कि बनने वाले दोनों यौगिकों में इन दोनों तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात या तो समान होगा या उनका कोई पूर्ण गुणज होगा, जिसमें कि वे परस्पर संयोजन करते हैं। तो ये परस्पर संयोजन कर रहे हैं तो CO2 बना रहे हैं। तो इसमें जो द्रव्यमानों का अनुपात है वो इन दोनों यौगिकों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों के अनुपात के या तो समान आएगा या उनका कोई पूर्ण गुणज होगा। जैसे CH4 में कार्बन के 12 ग्राम आप देख सकते हैं, 2H2O में ऑक्सीजन के 32 ग्राम हो जाएंगे, एक का 16 होता है, दो का 32 ग्राम हो जाएगा। और CO2 में कार्बन का जो अनुपात है कार्बन और ऑक्सीजन का, तो 12:32, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का O2 है तो 32 हो गया। तो ये सरल अनुपात कितना आया? 3:8। और इन दोनों में कार्बन अनुपात ऑक्सीजन निकालें तो 12:32, तो 3:8। तो देखिए, जो अनुपात इसमें है इन दोनों तत्वों के द्रव्यमानों का, वही अनुपात इन दोनों यौगिकों में इन दोनों तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात है। तो यहाँ पर तो दोनों का अनुपात समान है, जिसमें कि ये संयोजन करते हैं। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। दो तत्व हैं, कार्बन और सल्फर। तीसरे तत्व ऑक्सीजन के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं। तो यहाँ पे बनता है CO2 और यहाँ बनता है SO2। तो CO2 में कार्बन का कितना ग्राम है? 12 ग्राम। SO2 में सल्फर का कितना ग्राम है? 32 ग्राम। ठीक है। और इन दोनों यौगिकों में कार्बन और सल्फर का जो अनुपात निकाले तो 12:32, 3:8। अब ये संयोजन कर रहे हैं CH2 में कार्बन और सल्फर का अनुपात कितना होगा? 12 सल्फर 1 का 32 होता है, तो 2 का कितना हो गया? 64। 12:64। तो ये आ गया आपका 3:16। कितना आ गया? 3:16। अब ये और ये अनुपात एक दूसरे से संबंधित किस प्रकार है? ऊपर लिखा हुआ है 3:8, 3/8 अनुपात 3/16। इसका मीन क्या होता है? जो मैंने लिखा है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/8/3/16। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे?
3/8 इंटू 16/3, 3 से 3 कट जाएगा, 2:1 आ जाएगा। आ गया ना 2:1। तो ये 2:1। अब ये बेटा पूर्ण गुणज है, ये इनका क्या है, पूर्ण गुणज है। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें पूर्ण गुणज आ गया, इसमें बराबर आ गया। तो ये नियम जो आपने पढ़ा वो व्युत्क्रम अनुपात का नियम है या तुल्य अनुपात का नियम है। अब मैं इससे अगले टॉपिक की बात करूं। तो बच्चों अब मैं आगे बात करने जा रहा हूं। अभी जो आपने 4 नियम पढ़े वो रासायनिक संयोजन के नियम है। ये भी संयोजन में आता है, लेकिन मेन वही 4 नियम है जो एग्जाम में उनमें से एक डेफिनेटली पूछा जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ गैलुसेक का गैसीय आयतन संबंधित नियम। गैलुसेक का गैसीय आयतन संबंधित नियम सन 1808 में गैलुसेक नामक वैज्ञानिक ने दिया। सन 1808 में गैलुसेक नामक वैज्ञानिक ने दिया। और ये नियम क्या है कि किसी भी गैसीय रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी गैसीय रासायनिक अभिक्रिया में समान ताप व दाब की परिस्थितियों में, किसी भी गैसीय रासायनिक अभिक्रिया में समान ताप और दाब की परिस्थितियों में भाग लेने वाले क्रियाकारक और क्रियाफल, क्रियाकारक और क्रियाफल के आयतन परस्पर एक दूसरे के साथ सरल अनुपात में होते हैं। परस्पर एक दूसरे के साथ सरल अनुपात में होते हैं या छोटी संख्या के पूर्ण गुणज होते हैं, या छोटी संख्या के पूर्ण गुणज होते हैं। तो सिंपल भाषा में याद करें कि समान ताप और दाब की परिस्थितियों में, समान ताप और दाब की परिस्थितियों में किसी भी गैसीय रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक और क्रियाफलों के जो आयतन है वो परस्पर एक दूसरे के साथ सरल अनुपात में होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, H2 गैस प्लस Cl2 गैस इज इक्वल टू 2HCl गैस। सारे क्रियाकारक भी गैस है और क्रियाफल भी गैस है। इसका एक आयतन है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा इसका मतलब एक आयतन है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा इसका मतलब एक आयतन है। यहाँ 2 लिखा हुआ है इसका मतलब 2 आयतन है। अब इनका अनुपात क्या होगा, 1:1:2। तो देखिए ये सरल अनुपात है या नहीं, है ना सरल अनुपात, समझ में आ गया। अब N2 + 3H2 = 2NH3, N2 + 3H2 = 2NH3। इसका एक आयतन, इसके 3 आयतन और इसका 2 आयतन। तो आयतन का अनुपात क्या होगा, 1:3:2, 1:3:2। अब आप और भी रिएक्शन ले सकते हो, जैसे मैं लेता हूँ N2 गैस प्लस O2 गैस = 2NO गैस। गैस है। अब देखिए इसका एक आयतन, इसका भी एक आयतन और इसके 2 आयतन हुए नहीं। तो अनुपात निकालेंगे तो 1:1:2। आयतन में जो अनुपात है वो सरल अनुपात हुआ है नहीं, आया बेटा समझ में। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं ओनली गैसीय अभिक्रियाओं के लिए, वो सब गैलुसेक के गैसीय आयतन संबंधी नियम को प्रदर्शित करता है। समझ में आया बेटा। अब मैं इसके बाद जो इम्पोर्टेंट परिकल्पना है आवोगाड्रो परिकल्पना, आवोगाड्रो परिकल्पना की बात करने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं अब बात करने जा रहा हूँ आवोगाड्रो परिकल्पना। किसकी, आवोगाड्रो परिकल्पना की बात करने जा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है, बार बार केमिस्ट्री में काम में आती है। ठीक है, सन 1811 में, सन 1811 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एमिलियो आवोगाड्रो। एमिलियो आवोगाड्रो ये साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, अब इन्होंने परिकल्पना क्या दी वो ध्यान से सुन लें। वो है समान ताप व दाब की परिस्थितियों में, समान ताप व दाब की परिस्थितियों में विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, समान ताप व दाब की परिस्थितियों में विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इसे आवोगाड्रो परिकल्पना कहते हैं। तो बेटा आवोगाड्रो परिकल्पना में
आवोगाड्रो संख्या की बात होती है, आवोगाड्रो संख्या, तो ध्यान रखना आवोगाड्रो संख्या को Na से प्रदर्शित करते हैं और आवोगाड्रो संख्या का मान 6.022 गुणा 10 की घात 23 होता है। 6.022 गुणा 10 की घात 23 होता है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अगर आवोगाड्रो संख्या का मान ये है तो बेटा ये किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। 1 मोल अगर किसी भी पदार्थ का है तो उसका आयतन 22.4 लीटर होता है या 22,400 मिलीलीटर होता है। और ये जो 22.4 है, ये जो 1 मोल है, ये ग्राम परमाणु भार के बराबर होता है या ग्राम अणुभार के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे छोटा सा टॉपिक मैं यहीं पे ले लेता हूँ कि परमाणु किसे कहते हैं। क्या परमाणु किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिए बच्चों। किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उस जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी, उसे परमाणु कहते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व पॉसिबल है भी और नहीं भी, और रासायनिक अभिक्रिया में डेफिनेटली भाग लेता है, उसे आप क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उसे हम अणु कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अणु। तो बेटा ये मेरी आवोगाड्रो परिकल्पना थी। अब मैं आवोगाड्रो परिकल्पना के अनुप्रयोग की बात करता हूँ, इसका यूज क्या है उसकी बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों अब मैं बात करने जा रहा हूँ आवोगाड्रो परिकल्पना के अनुप्रयोग की। ठीक है, उसमें हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि परमाणुकता क्या होती है। परमाणुकता क्या होती है, तो बेटा परमाणुकता का मीन है कि किसी भी पदार्थ के एक अणु में, किसी भी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, उसकी परमाणुकता कहलाती है। किसी भी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या परमाणुकता कहलाती है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब मान लो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन द्विपरमाणुविक गैस है। सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन द्विपरमाणुविक गैस है। ठीक है, तो बेटा प्रयोगों द्वारा यह पता चला कि समान ताप और दाब की परिस्थितियों में, प्रयोगों द्वारा यह पता चला कि समान ताप व दाब की परिस्थितियों में जब हाइड्रोजन का एक आयतन, क्लोरीन का एक आयतन आपस में संयोग करते हैं तो 2 आयतन हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्मित होता है। 2 आयतन हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्मित होता है। तो देखिए, एक आयतन हाइड्रोजन प्लस एक आयतन क्लोरीन, तो 2 आयतन हाइड्रोजन क्लोराइड मैंने बना दिया। ये प्रयोगों द्वारा पता चला। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आवोगाड्रो परिकल्पना में क्या बोला था मैंने आपको कि समान ताप और दाब की परिस्थितियों में विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यही बोला था ना। तो एक आयतन का मीन हम मान लेते हैं n अणु, एक आयतन का मीन n अणु, और 2 आयतन है तो 2 n अणु हो गए। तो n अणु हाइड्रोजन, n अणु क्लोरीन और 2 n अणु हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं कि माना n बराबर 1 है। n बराबर कितना है, 1 है। तो एक अणु हाइड्रोजन, एक अणु क्लोरीन, तो 2 अणु किसके बन गए, हाइड्रोजन क्लोराइड के। ठीक है, n बराबर 1 मान के हमने ये लिख दिया। अब मैं इस रिएक्शन को आधा कर रहा हूँ, इस अभिक्रिया को आधा कर रहा हूँ। तो आधा अणु हाइड्रोजन, आधा अणु क्लोरीन, तो एक अणु किसका बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड का। और प्रयोगों द्वारा यह भी ज्ञात हुआ कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो एक क्षारकीय अम्ल है। क्या है, एक क्षारकीय अम्ल है। और एक क्षारकीय अम्ल का मीन है कि HCl में हाइड्रोजन का एक परमाणु है। HCl में हाइड्रोजन का एक परमाणु है। इसका मतलब यहाँ आधा अणु है तो आधे अणु में एक परमाणु होगा, आधे अणु हाइड्रोजन में एक परमाणु होगा, जब भी तो हाइड्रोजन क्लोराइड के एक अणु में एक हाइड्रोजन है।
समझ में आया? तो अपन क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन के एक अणु में कितने परमाणु होंगे? आधे में कितना है? एक। तो हाइड्रोजन के एक अणु में कितना होगा? 2। तो हाइड्रोजन की परमाणुता कितनी आ गई? 2। ऐसे ही क्लोरीन, यहाँ पे एक अणु है आधा है, तो वहां पे एक ही क्लोरीन है, तो क्लोरीन की परमाणुता भी कितनी आएगी? 2। इस तरह से हम किसी भी यौगिक में हम बता सकते हैं कि परमाणु, जो भी गैस है, जो भी अणु है, उसमें परमाणुता कितनी है, इसको हम समझा सकते हैं। अगर आपको आज के टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल मैं इससे आगे टॉपिक की बात करूंगा। ठीक है बच्चों।